बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विस्डम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशल सिस्टम ऑफ टर्की। जो टर्की है उनका जो जुडिशल सिस्टम है वहाँ पे जुडिशरी किस तरह काम करती है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 1-2 मरतबा आ भी चुका है। अगर क्वेश्चन आप वहाँ पे अगर जुडिशरी के बारे में आता है कि जुडिशरी किस तरह काम करती है टर्की की, या जुडिशल सिस्टम के क्या है ये टर्की का, इन दोनों सूरतों में आपने ये जो मैं अभी जो इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। हम आज की वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टर्की के अंदर किस तरह का जुडिशल सिस्टम है, वहाँ पे अदालतें किस तरह काम करती हैं और कौन सी क्लासिफिकेशंस है और किस तरह ये सारे मामलात चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें कि टर्की में बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर बुनियादी तौर पे 3 किस्म की ब्रांचेस होती हैं, जो रियासत की ब्रांचेस होती हैं, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखें, लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना होता है किसी मुल्क के अंदर, और उसको जो इम्प्लीमेंट करता है उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, यानी इंतज़ामिया बोलते हैं, जिसमें ये CSS, ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग आ जाते हैं। और जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो कानून बनाने वाले होते हैं, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये सेनेटर्स वगैरह सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद तीसरी जो ब्रांच है वो जुडिशरी है, अदलिया, जिसके अंदर जजेस, जिसके अंदर वकला आते हैं। इनका काम क्या है? एक तो इंसाफ की फरहमी करना होता है, और साथ में जो आइन होता है, आपका दस्तूर होता है किसी मुल्क के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो सबसे बड़ा कोई कानून होता है जिसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ देना। तो टर्की में भी बिल्कुल इसी तरीके से ये 3 पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और सबका अपना अपना डोमेन है, अपने अपनी डोमेन में काम करती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 9 के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा, जितनी भी वहाँ पे जो जुडिशरी है उनकी जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, अपने फ़ैसले करती हैं, किसी की बात नहीं सुनते, और उनका एक ज़बरदस्त किस्म का यानी कि सिस्टम है। वहाँ पे जितने भी कोर्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी के हवाले से, वो सारे के सारे एक इंडिपेंडेंट हैं, इम्पार्शल हैं। इम्पार्शल का मतलब बायस्ड नहीं है, गैर जानबदार हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी डोमेन में रहते हैं, और आपस में वो इंटरकनेक्टेड भी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ की जो जुडिशरी है उसके अंदर भी इतनी क्लासिफिकेशन बनी हुई है कि उनका सिस्टम भी आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है। हर कोई अपनी अपनी हिस्से का काम करता है और खुश रहता है, और उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ और पावर्स हैं, और उनके लिए भी एक नए कवानीन बनाए गए हैं। कहने का मतलब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वहाँ के जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ एक स्ट्रक्चर है, और उसको रेगुलेट करने के लिए भी कवानीन बनाए गए हैं, और वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हैं, आज़ाद हैं। कोई किसी की डोमेन में, मिसाल के तौर पे अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है तो वो जनाब मिलिट्री कोर्ट में अमल दखल नहीं देगा, वो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम को नहीं देखेगा। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो होगा बुनियादी इसका एक इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि वहाँ का जो तुर्की का जो कोर्ट सिस्टम है उसके अंदर वैसे तो बुनियादी तौर पे 3 वो उसकी बताते हैं कैटेगरीज, लेकिन मैंने इसकी ज़रा 4 की हैं आप लोगों के आसानी के लिए। सबसे पहले कैटेगरी आती है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। नाम से पता चलता है कि इन कोर्ट्स का क्या काम होगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके बाद मिलिट्री, और उसके बाद और सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जो मेरा फेवरेट, यानी इनका ये मुझे तुर्की सिस्टम की जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आइनी अदालतें, जो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से नहीं हैं। वो कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ, वो कौन सी हैं और क्या काम करती हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स देखेंगे टर्की के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 किस्म की यानी कि कोर्ट्स आती हैं, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स।
सिविल कोर्ट्स यहाँ पे जो सिविल ट्रायल केसेस होते हैं, सिविल होते हैं, जो इंडिविजुअल्स के दरमियान के मामलात होते हैं जैसे प्रॉपर्टी, फैमिली, ये वो ट्रेस पास के मामलात, एक दूसरे के एक्सीडेंट, एक दूसरे को मारना पीटना, ये सारी केसेस, ठीक है। और इसी के अंदर जो दूसरी कैटेगरी आती है वो क्रिमिनल कोर्ट्स की आती है, जिसमें क्रिमिनल छोटे मोटे केसेस होते हैं, और वो ज़्यादातर वो केसेस जो 2 साल की वहाँ पे 2 साल से कम जो सज़ा, यानी कि ऐसे मामलात या ऐसे जो ऑफेंसेस जो 2 साल की, जिसकी कैद 2 साल है या उससे कम है, वहाँ पे ये सारे देखे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसी के अंदर मुख्तलिफ और कैटेगरीज भी आती हैं। छोटे बच्चे जो कमसन होते हैं, जुवेनाइल होते हैं, उनके मामलात भी वहाँ पे देखे जाते हैं। इसके अंदर एक तीसरी कैटेगरी आती है, वो आती है हैवी क्रिमिनल कोर्स, मतलब जहाँ पे जो पेनल्टी है वो कम से कम 10 साल की होती है। अगर जिस बंदे ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा 10 साल हो सकती है, तो उसको आप हैवी क्रिमिनल कोर्ट में आके देखेंगे। तो अब हम इसको अगर दोबारा देखें तो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स, और उसके अंदर 3 आते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स और हैवी क्रिमिनल कोर्ट्स। अब उसके बाद फिर इन सब से एक ऊपर बड़ी कैटेगरी आती है, दूसरी बड़ी कैटेगरी, वो आती है कोर्ट्स ऑफ कैसेशन। अब ये क्या है? ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, यानी सिविल और क्रिमिनल केसेस जितने भी होंगे उसके ऊपर जो सबसे बड़ी अदालत है वहाँ पे कोर्ट्स ऑफ कैसेशन बोलते हैं उसको। और वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर किसी को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कोई फैसला पसंद नहीं आया और वो अपील दाखिल करना चाहता है, तो वो इस अदालत में आएगा, ठीक है। ये समझे वहाँ की एक सुप्रीम या हाई कोर्ट है जो क्रिमिनल और केसेस के हवाले से देखते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कैटेगरी है, एक सिविल लॉ चैम्बर अलग है, क्रिमिनल का अलग पोर्शन बना हुआ है। अगर किसी को सिविल में मामला है तो वहाँ पे यहाँ पे आएगा, अपील दाखिल कराएगा, और क्रिमिनल का मामला है तो यहाँ पे आके देखेगा। अच्छा जी, अब हम अगर इन कोर्ट्स को मज़ीद अगर इसकी हम देखें डायग्राम और इसकी क्लासिफिकेशन, तो ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। सबसे पहले देखें क्रिमिनल कोर्ट्स एक साइड पे हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर फिर फर्स्ट इंस्टेंस हैं, उसके अंदर जुवेनाइल हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल और इंडस्ट्री प्रॉपर्टी के, हैवी क्रिमिनल कोर्ट्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड भी हैं, कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल इन्फोर्समेंट भी हैं, और पीस के भी हैं। इसी तरीके से सिविल कोर्ट्स के भी अंदर आपको इस तरह की क्लासिफिकेशन नज़र आती है। सो सबसे पहली जो कैटेगरी थी तुर्किश जुडिशल सिस्टम की, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, वो हमने यहाँ पे देख ली। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की भी ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें सबसे पहले जो बुनियादी तौर पे 2 कोर्ट्स आती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स कोर्ट्स। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, और उसके बाद जो सबसे बड़ी कोर्ट आती है वो आती है काउंसिल ऑफ स्टेट। अब हम इनको देखेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड टैक्स कोर्ट्स। इसमें क्या है कि छोटे से छोटे जो केसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो यहाँ पे देखे जाएंगे। किसी के टैक्स का मामला है वहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ पे एक जो है ना एक जज बैठा होता है और साथ में उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, इनका यानी कि एक पैनल बना होता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, इम्प्लीमेंटेशंस के मामलात हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सारे, और या जो आपके टैक्स के डिस्प्यूट्स होते हैं, मामलात होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और टैक्स कोर्ट्स में लाए जाते हैं। उसके बाद फिर अगर इन अदालतों के बीच में कोई मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्ट्स और टैक्स कोर्ट्स के बीच में कोई इशू हो, कोई मामला हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, तो उसको कौन देखेगा? रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ये देखेगी। अच्छा जी, उसके बाद इन दोनों से ऊपर जो फाइनल जो बड़ी अदालत होगी वो क्या होगी? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी ये सुप्रीम कोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की जो कैटेगरी है ना दोस्तों, उसकी जो सबसे बड़ी अदालत है उसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ ये समझिए वहाँ की ये हाई कोर्ट्स है जो एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स के मामला देखेगी और मुख्तलिफ़ किस्म के देखेगी। इसके जो मेंबर्स होती हैं वो कम से कम 12 साल तक वहाँ के मेंबर होते हैं, और एक बंदा 2 मरतबा वहाँ का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब हम उसके बाद तीसरी कैटेगरी देखते हैं, वो है मिलिट्री कोर्ट्स। बिल्कुल जी, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स हैं और डिसिप्लिनरी कोर्ट्स हैं, और वो जो जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं उनको वहाँ पे ट्रायल किया जाता है। उनकी अपनी अपनी सारे मामलात हैं और उनकी सारी सर्विसेज और ड्यूटीज़ देखे जाते हैं। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है। उसके बाद जनाब आखिरी जो बड़ी कैटेगरी आती है वो आती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो मेरी फेवरेट यानी कि जो कोर्ट्स हैं। ये क्या अदालतें दोस्तों देखें, अगर हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके आपस में कोई ना कोई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के भी मामलात होते हैं और बड़े आइनी मामलात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह इंटरप्रेट करना होता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने अदालतें, अलग ही एक अदालतें बना के बैठे हुए हैं,
ठीक है। मिसाल के तौर पे जनाब कोई वोट का मामला है, इलेक्शन में धांधली आ गई, फलां ये चीज़ आ गई। देखें देखें जिस तरह हमारे यहाँ आजकल एक केस चल रहा है, आपको पता है ना, इस वक्त जो हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने एक रूलिंग दी है कासिम सोरी साहब ने, जिसमें वोट ऑफ जो है नो कॉन्फिडेंस आना था, अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अब साबिक बन चुके हैं, तो उनके खिलाफ वो रूलिंग आ गई। उन्होंने एक रूलिंग देख ली तो उसके हवाले से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अपोजिशंस थी, वो अदालत में चले गए और उन्होंने कहा कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग है, फलां है, वो है। उसके हवाले से अब 3 दिन से समाअत चल रही है। तो उस समाअत के अंदर एक जज साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में वैसे बहुत केसेस पेंडिंग में पड़े, ऊपर से ये सारे पॉलिटिकल केसेस आ जाते हैं, तो यानी कि जो अहम मामलात होते हैं वो यानी कि दूसरों के जो दूसरे मामलात होते हैं क्रिमिनल सिविल वगैरह, वो साइड पे हो जाते हैं और हम सारा फोकस इधर चला जाता है। लेकिन तुर्की ने क्या किया है, टर्की ने, उन्होंने क्या किया, इस सारे को तब्दील कर दिया। उन्होंने एक अदालतें ही अलग बना दी इन मामलात के लिए। भाई वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल केसेस होंगे, इस तरह के मामलात होंगे, इलेक्शंस के होंगे, अगर सेनेट का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है, कुछ है, प्राइम मिनिस्टर को रखना है नहीं रखना, नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद, इम्पीचमेंट, वाट एवर जो भी करना है उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर देखना है। और ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखती हैं, और साथ साथ में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स का इशू है, आइन ने आपके अंदर आपको एक हुकूक दिए हमें, उसको वो आपको नहीं मिल रहे, आपके ऊपर वो या आपके हकूक मुतासर हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो आइनी अदालतें हैं वहाँ आप जा सकते हैं। इसकी कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 17 मेंबर्स होते हैं और डे बाय डे इसके अंदर तब्दील भी होते हैं। आपने लेटेस्ट चेक करके मुझे बताना है कि इस वक्त कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की टर्की के अंदर। तो उसकी जो 17 मेंबर्स हैं उसमें से जो 3 मेंबर्स हैं वहाँ की जो नेशनल असेंबली है, ग्रैंड नेशनल असेंबली, वो सेलेक्ट करती है। बाकी जो 14 है वो वहाँ का प्रेसिडेंट करता है। और आपको पता है आजकल वहाँ प्रेसिडेंट बड़े पावरफुल बन चुका है। जो 14 हैं वो 14 उसमें से जो 4 हैं वो तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपनी पसंद से उठाएगा, बाकी जो 12 हैं वो मुख्तलिफ जगहों से लेगा। यानी हाई कोर्ट्स ऑफ अपील्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट से 2 लेंगे, जो मिलिट्री कोर्ट है वहाँ से 1 लेगा, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वहाँ से भी 1 मेंबर लेगा, और 1 मेंबर काउंसिल ऑफ हायर 3 मेंबर्स काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन से लेंगे। अच्छा जी, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इसके अंदर जो ड्यूटीज़ हैं वो देखें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को रिव्यू करना है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व है उसका मामला देखना है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये ऑडिट करते हैं कि उन्होंने कहीं इधर उधर से फंड तो नहीं लिया। जिस तरह आजकल हमारे पीटीआई गवर्नमेंट के हवाले से एक केस चल रहा है, पीटीआई ममनुआ फंडिंग की, कि इन्होंने बाहर से दूसरे ममालिक से फंड्स लेके यहाँ पे अपनी पार्टी बनाई है। इसके अलावा इंडिविजुअल अगर कोई पॉलिटिशियंस या कोई गवर्नमेंट का बंदा जाता है या कोई सियासी मामला है, इसके अलावा पार्लियामेंट के जो डिसीशंस हैं उनके ऊपर कोई आपने मामला देखना है, इलेक्शन का मामला देखना है, या जो सुप्रीम क्रिमिनल ट्रिब्यूनल उसकी जो ये सारी ड्यूटीज़ हैं आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको एक अलग से एक हेडिंग देता हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट की, कि अक्सर पूछा भी जाता है, अगर आप यानी देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये तो सर ने हमें बताया नहीं। अब मैं वो बुनियादी कैटेगरी तो वो मैंने आपको बता दी 4, लेकिन उसको हम अगर अलग से एक दूसरी हेडिंग भी बना सकते हैं कि भाई अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी हैं टर्की के अंदर, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट ऑफ कैसेशन जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में आती थी, वो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंदर जो सबसे बड़ी अदालत है उसको और इसके अलावा कोर्ट ऑफ जो है ना जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स, ये जो है ना 4, ये इनको सुप्रीम कोर्ट्स कहा जाता है टर्की के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मैंने बता दिया, जो एप्लीकेशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की और पॉलिटिकल मामलात। कोर्ट ऑफ कैसेशन जिसमें ऑर्डिनरी जुडिशल इश्यूज आते हैं जो सिविल और क्रिमिनल, और काउंसिल ऑफ स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से जो मामलात आते हैं, और जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स यानी डिस्प्यूट्स होते हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, ये मामलात वो सारे यहाँ पे देखे जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जुडिशरी और या जुडिशल सिस्टम जो टर्की का है। मैंने कोशिश की है कि इसको जितना हो सके आसान बना सकूं, क्योंकि जिस स्टेज पे आप लोग मौजूद हैं तो वहाँ पे आई थिंक ये इनफ है। अगर इतना हम लिख लें और इतनी जानकारी हो तो हमारे लिए यानी कि काफ़ी है। वैसे तो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन उसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अलग से एक दूसरी वीडियोस बनाएंगे डिटेल के अंदर। सो फिलहाल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उस हवाले से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको सुनना है और इसको नोट करना है और इसको याद करना है, और वो वहाँ पे यानी कि लिखना है। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो चलें जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।